क्या कभी ऐसा सोचा है कि सबसे करीबी दोस्त ही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं? आज हम पावर के एक ऐसे कंट्रोवर्शियल नियम को समझने वाले हैं जो दोस्ती को एक स्ट्रैटेजिक हथियार की तरह देखता है। तो चलिए दोस्ती के इस नकाब के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। ये जो बात है ना, ये इस नियम के बिल्कुल कोर तक जाती है। देखिए, बात सिर्फ झूठ बोलने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि भरोसे और किसी की कमजोरी का फायदा उठाया कैसे जाता है। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम पॉलिटिक्स से लेकर बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स तक हर जगह काम करते हुए देखते हैं। तो आइए इस साइकोलॉजिकल खेल को जरा खोल कर समझते हैं। इस आइडिया को असल जिंदगी में समझने के लिए चलिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। ऑफिस की कॉम्पिटिटिव दुनिया, एक ऐसी जगह जहां एम्बिशंस टकराते हैं और भरोसा एक बहुत कीमती चीज होता है। ये धोखे का एक क्लासिक मामला है। एक पल कोई इंसान एक सहयोगी के साथ, जिसे वो दोस्त समझता है, अपना ब्रिलियंट आइडिया शेयर करता है, और अगले ही पल वही इंसान उसकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा होता है। ये एक बहुत पेनफुल लेसन है कि कैसे दोस्ती का वहम किसी को कमजोर बना सकता है और दूसरों को किसी की मेहनत का फायदा उठाने का मौका दे देता है। तो फिर इस धोखे के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इस पावरफुल लेकिन खतरनाक स्ट्रैटेजी के कोर में कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं? चलिए लॉ 14 के पीछे की लॉजिक को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। ये सब एक झूठी सिक्योरिटी की फीलिंग पैदा करने के बारे में है। जब लोग किसी को दोस्त मानते हैं तो वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, अपने एम्बिशंस, अपने इनसिक्योरिटीज और यहाँ तक कि अपने प्लान्स भी शेयर कर देते हैं। और एक स्ट्रैटेजिस्ट के हाथों में यही इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन जाती है। किसी के डर को उसे मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके गोल्स को उसके अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए। ये स्लाइड इस कानून के डबल फेस्ड नेचर को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, ऊपर से तो ये एक बहुत अच्छे दोस्त होने के सारे साइंस हैं, ध्यान से सुनना, ओपन दिखना, भरोसा बनाना। लेकिन इस नकाब के नीचे एक कैलकुलेटिंग दिमाग काम कर रहा है, हर शब्द को एनालाइज कर रहा है, कमजोरियां ढूंढ रहा है और फायदा उठाने के लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। यही वो पतली सी लाइन है एक जेन्युइन रिश्ते और स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन के बीच की। तो जैसा कि ये कोट बताता है, असली पावर बोलने में नहीं बल्कि ऑब्जर्व करने की खामोशी में है। एक दोस्त की तरह मुस्कुराते हुए, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचने की काबिलियत, इसी में इस कानून की असली मास्टरी छिपी है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, फ्यूडल जापान की दुनिया में। एक ऐसा दौर जब इज्जत, फर्ज और पावर के लिए लगातार लड़ाई चलती रहती थी। यहीं पर हम इतिहास के सबसे शातिर स्ट्रैटेजिस्ट में से एक को इस कानून को मास्टरफुली इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। टोकुगावा इयासु, वो शख्स जिसने जापान को यूनाइट किया, वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन का मास्टर था। उसने ताकत के बजाय दिमाग से राज किया। उसकी आंखें और कान हर जगह थे, उसके अपने ही सैनिकों के बीच छिपे हुए जो वफादार साथी होने का नकाब पहने थे। ये दोस्त नाराजगी की हर फुसफुसाहट, जलन की हर झलक और बगावत के हर प्लान को सुनते थे और ये पक्का करते थे कि टोकुगावा हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहे। और नतीजा, टोकुगावा शोगुनेट ने जापान पर 250 साल से भी ज्यादा राज किया। ये एक ऐसा दौर था जिसमें काफी हद तक शांति और स्टेबिलिटी रही, और ये शांति तलवार से नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन से बनी थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नॉलेज जब स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी फौज से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो इस कानून को प्रैक्टिस में लाया कैसे जाता है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात, इसके डाउनसाइड्स क्या है? चलिए एक जासूस की टूलकिट और उसके साथ आने वाले खतरों को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए कि स्पाइंग की आर्ट पर एक क्रैश कोर्स है। पहला कदम, भरोसा बनाने के लिए दोस्त बनकर पेश आना। दूसरा, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना, जितना कम बोला जाएगा उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। तीसरा, लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना, वो अनजाने में ही अपने प्लान्स और वीकनेसेस बता देंगे। चौथा, सोशल गैदरिंग्स का इस्तेमाल करना, रिलैक्स्ड माहौल में जुबानें अक्सर खुल जाती हैं। पांचवां, उन्हें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करना, इमोशनल रिएक्शन से अक्सर छुपे हुए सच बाहर आ जाते हैं। और आखिर में एक झूठा कन्फेशन पेश करना, जिससे वो भी अपने राज खोलने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन क्या पावर का ये खेल बिना किसी अंजाम के खेला जा सकता है?
बिल्कुल नहीं। इस शैडोई दुनिया में चलने का मतलब है कि कोई भी खुद वल्नरेबल हो सकता है। तो एक जासूस की तरह काम करने के खतरे आखिर हैं क्या? जैसा कि ये टेबल दिखाता है, 2 मेन खतरे हैं। अगर जासूसों को काम पर रखा जाए तो डबल एजेंट्स का रिस्क होता है, जो इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को बेच सकते हैं। उन पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। और अगर कोई खुद स्पाइंग करता है तो पकड़े जाने का रिस्क है। बहुत ज़्यादा प्रोबिंग क्वेश्चंस शक पैदा करेंगे और इरादे सामने आ जाएंगे। ये एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा है। लेकिन क्या हो अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ गैदर ही न की जा रही हो? क्या हो अगर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो? अब हम स्पाइंग के फाइनल लेवल पर आते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन, डिफेंस को अटैक में बदलने की कला। ये एक गेम चेंजर है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने से एक फायदा मिलता है, लेकिन अपने ओपोनेंट्स को जानबूझकर गलत जानकारी देना उन्हें तोड़ने जैसा है। ये उन्हें गलत फैसले लेने, गलतियां करने और आखिरकार खुद को ही तबाह करने पर मजबूर कर देता है। जरा इस पावरफुल इमेज को सोचकर देखिए। सही इंटेलिजेंस एक तीसरी आंख की तरह होती है, जिससे छुपे हुए सच देखे जा सकते हैं। लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन, ये तो किसी अपोनेंट की एक आंख फोड़ने जैसा है। वो अंधे हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं और हर काम में गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का अल्टीमेट फॉर्म है। तो इस सब से क्या सीखने को मिलता है? ये सब एक सिंपल बैलेंस पर आकर टिकता है। पावर की दुनिया में जो ज्यादा रिवील करता है वो अक्सर हार जाता है, और जो ज्यादा ऑब्जर्व करता है वो शायद ही कभी हारता है। ये एक ऐसा सबक है जो हर दौर में सही साबित हुआ है। और ये बात हमें आज की दुनिया में वापस ले आती है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हम अपनी जिंदगी को अजनबियों के साथ शेयर करते हैं, ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ऑनलाइन दोस्तों में से कितने वाकई में दोस्त हैं और कितने खामोशी से देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एक जासूस की तरह काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा ख्याल है जो अगली बार कुछ पोस्ट करने से पहले शायद सोचने पर मजबूर कर दे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।